Hello friends, today we will discuss about the British imperialism and Indian national movement. आज हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उस साम्राज्यवाद को मिटाने के लिए, उस साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए और उस साम्राज्यवाद के लबादे को उतार कर फेंकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा संचालित किए गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। भारतीय अधिसत्ता का इतिहास वैदिक युग से हर्षवर्धन तक, अथवा हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक, हर्षवर्धन के शासनकाल की समाप्ति तक इसे हिंदू इंडिया अथवा हिंदू भारत के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यहाँ हिंदू रिलीजन टर्म का यूज न करके मैं हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जहाँ धर्म संस्कृति के ध्री धातु से बना है और जिसका अर्थ है धारण करने योग्य आचरण के नियम, जो किसी विशेष व्यक्ति, समूह, संगठन, समुदाय, आध्यात्मिक पहचान के बिना न केवल मानव मात्र के लिए अपितु जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसे धर्म कहा जाता है। और इससे भीतर जो व्यक्तिगत पहचान का विषय होता है, व्यक्तिगत उन्नति का विषय होता है, अन्य रिलीजन के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने वाला दृष्टिकोण होता है, असहिष्णुता का दृष्टिकोण होता है, या जिसे मजहब कहते हैं, जो राजा राम मोहन राय के शब्दों में धार्मिक शोषण का सबसे बड़ा आधार होता है, उसे रिलीजन कहते हैं। परंतु भारतीय अधिसत्ता के इतिहास की बात करें तो ज्ञात ऐतिहासिक स्रोतों से हमारे पास 10,000 ईसा पूर्व के स्रोत हैं। महाराष्ट्र में भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारी ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व के भारतीय चिंतन के इतिहास को अभिव्यक्त करती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका सामान्यतः प्रामाणिक काल अथवा ऑथेंटिक टाइम पीरियड 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, लगभग 21वीं सदी से हम 4000 वर्ष पहले की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, और उस सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता की, मोहनजोदड़ो सभ्यता की, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, तमाम जगह प्रामाणिक साक्ष्य हमें मिले। हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित का लेखांकन किया। हर्षवर्धन के महान कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा तो खुद हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 महान पुस्तकों का लेखन किया। 7वीं शताब्दी के बाद विशेष रूप से यूनानी और रोमन राज्यों का पतन हो गया। यूनानी और रोमन राज्य, जो कि मुख्य रूप से 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रामाणिक इतिहास रखते हैं, इससे पूर्व के राज्य, जो राज्यों के विकास क्रम की हम बात करते हैं, तो ट्राइबल स्टेट, कबीला राज्य, उसके बाद ओरिएंट स्टेट, प्राच्य राज्य, जिनको नदियों के किनारे विकसित ह्यूमन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके ठीक बाद ग्रीक सिटी स्टेट 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली ईसा पूर्व तक इनका वर्चस्व रहा, जिसके समय आरंभिक रोमन एम्पायर भी था, जिसे रोमन रिपब्लिका के नाम से जाना जाता है।
रोमन एम्पायर भी 7वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते ढह गया, जहां यूनानी साम्राज्य पारस्परिक कलह और बाह्य आक्रमणों की वजह से तबाह हो गया। वहीं पर रोमन साम्राज्य को उसके धर्म का बोझ ले डूबा। तो दोस्तों, यूनानी और रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत और यूरोप का एक नया इतिहास लिखा गया। कैसे लिखा गया? 7वीं शताब्दी ईस्वी से पहले तक यूरोप के विशेष रूप से भारत के साथ जो मसालों का व्यापार था, हीरे जवाहरात का व्यापार था, सोने का व्यापार था, वह व्यापार या तो लाल सागर के जलीय मार्ग से होता था अथवा अरब प्रभुत्व वाले राजमार्ग से होता था। जैसे ही यूनानी और रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही सामंती राज्यों का उदय हो गया। सामंती राज्यों के उदय के परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप में एक नवीन लहर का आगमन हुआ, जिसे रेनेसा के नाम से, पुनर्जागरण के काल के नाम से, रिलीजियस रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, धार्मिक सुधार के नाम से जाना जाता है। सामंती राज्यों के उदय ने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। छोटे छोटे जमींदार, शासक, तालुकेदार, कुलीन वर्ग, पादरी, पौप, इन सब के बीच सत्ता का विभाजन हुआ। इस भूमिबद्ध मार्ग और जलीय मार्ग पर विशेष रूप से इजिप्ट और पार्शियन, फारस की खाड़ी के लोगों का अरब प्रभुत्व स्थापित हुआ। जो व्यापार इटली से भारत के बीच हो रहा था, वह भारत, पाकिस्तान का, वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र, ईरान, इराक और सीरिया का क्षेत्र, टर्की का क्षेत्र, यूनान का क्षेत्र और इटली का क्षेत्र। इस समय इटली के दो वैभवशाली नगर, जिनके नाम थे जेनेवा और वेनिस। जेनेवा और वेनिस दो ऐसे वैभवशाली, समृद्धशाली, अमीर और विलासतापूर्ण जीवन के शहर थे, जो इस शताब्दी में बहुत प्रभाव रखते थे। 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक यदि यूरोपियन देशों को भारत से व्यापार करना पड़ा, तो वह अरब प्रभुत्व को शुल्क देकर करना पड़ा। व्यापारी अपने लाभांश को बढ़ाने के लिए भारत से व्यापार का दूसरा मार्ग खोजने लगे, और इस मार्ग को खोजने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले देश का नाम था पुर्तगाल। पुर्तगाल के राजा हेनरी, जो कि खुद एक नौ परिवहक थे, नेविगेटर थे, उन्होंने अथक प्रयास किया, हालांकि यह सपना उनका पूरा नहीं हो सका। हेनरी के सपने को, पुर्तगाली राजा हेनरी के सपने को पूरा किया पुर्तगाल के नेविगेटर वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा पुर्तगाल से द केप ऑफ होप, गुड होप होता हुआ, अफ्रीका के नीचे से होता हुआ एटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर के हिस्से से, फारस की खाड़ी के निचले वाले हिस्से से वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक इसी दरमियान 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण का आगमन हुआ। 16वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन, मार्टिन लूथर जर्मनी के महान धर्म सुधारक बने, जिन्होंने कैथोलिकवाद को अथवा ईसाइयत के कैथोलिक रोमन चर्च को मुंह के बल औंधा खड़ा कर दिया और एक नवीन ईसाइयत की स्थापना की, जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। कैथोलिक के पैरेलल प्रोटेस्टेंट को खड़ा किया गया, प्रोटेस्टेंट शाखा को खड़ा किया गया, और ईसाइयत के क्रम कांड को उसी तरह से तबाह करने की सफल कोशिश की गई, जैसे राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में भारत में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। 15वीं सदी में
वास्को डिगामा ने जल मार्ग के माध्यम से भारत से व्यापार करने की नवीन मार्ग की खोज की, जिसने विश्व इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदान की। मित्रों, 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ ही व्यक्तिवाद का उदय हुआ, उदारवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, साम्राज्यवाद का आगमन हुआ और ये व्यापार पूरी दुनिया भर में फैल गया। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई, अनेक साम्राज्यों को रौंदता हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का ये राजरथ अधिकांश दुनिया पर काबिज हो गया। ये था ब्रिटेन का साम्राज्यवाद। शक्तिशाली शासक या राष्ट्र या राजा के द्वारा दुर्बल राजा राष्ट्र और राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना, आधिपत्य स्थापित कर लेना, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभुत्व स्थापित कर लेना साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद के बहुत से प्रकार होते हैं, जिनमें भौगोलिक साम्राज्यवाद, तिब्बत पर चाइना का साम्राज्यवाद, क्रीमिया पर रशिया का साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, पश्चिम देशों का पूर्वी देशों पर साम्राज्यवाद, पाश्चात्य संस्कृति का पूर्वी देशों और भारत की संस्कृति पर आधिपत्य, आर्थिक साम्राज्यवाद जिसे नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है, न्यू कॉलोनियलिज्म, मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से द्वितीय महायुद्ध के बाद आजाद हुए ऐसे देशों पर आज भी आर्थिक साम्राज्यवाद का लबादा पड़ा हुआ है। व्यापार के माध्यम से इन देशों के संसाधनों का शोषण किया जाता है। तो राष्ट्र राज्यों के उदय ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया, व्यक्तिवाद ने उदारवाद को, उदारवाद ने पूंजीवाद को और पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया और ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया भर में चर्चित रहा। किस तरह से पुर्तगाली नाविक भारत पहुंचा, इसका थोड़ा सा विवेचन हम कर लेते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये भारत है, वर्तमान पाकिस्तान है, ईरान है, इराक का क्षेत्र है, टर्की का क्षेत्र है, ग्रीस यूनान का क्षेत्र है, इटली का क्षेत्र है, स्पेन का क्षेत्र है और यहाँ है पुर्तगाल। भारत से मीलों दूर पुर्तगाल देश का नागरिक हेनरी के सपने को पूरा करने के लिए जो लाल रेखा आप देख रहे हैं, उस तरह से वे 3 जहाज़ों के साथ, 3 शिप के साथ 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट के स्थानीय शासक थे जमोरिन, जिसे सुमुथिरी के नाम से जाना जाता था, समुद्र का सेनापति। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत कैसे पहुंचा, इस संदर्भ में एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि वास्को डिगामा को भारत लाने वाला, उसका निर्देशन करने वाला एक भारतीय था और वह गुजराती व्यापारी था और उस गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल माजिद। गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद के नेतृत्व में, उसके दिशा निर्देशन में पुर्तगाली मूल के नागरिक वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत की कालीकट बंदरगाह पहुंचे और इसी के साथ नवीन समुद्री मार्ग की खोज हुई, जिसने संपूर्ण इतिहास के व्यापारिक स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। जमोरिन सुमुथिरी के द्वारा पुर्तगालियों को व्यापार की अनुमति दी गई। 1501 में दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया। ब्रिटिशर की एंट्री कैसे हुई? इंडोनेशिया, मलाया, तमाम तरह के द्वीपों पर ब्रिटिशर की पहले से ही व्यापारिक कोठियां स्थापित थी। हिंद महासागर में उनके व्यापारिक केंद्र थे रेदर देन इंडिया, भारत के अलावा। जब पुर्तगाली नागरिक केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में,
उसके लगभग 100 वर्षों बाद लगभग 1580 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक के जहाज और ब्रिटिश व्यापारियों के जहाज, ब्रिटिशर जहाज के द्वारा पुर्तगाली जहाज को लूटा गया। पुर्तगाली जहाज पर लदे सामान, मसालों, हीरे जवाहरातों और आभूषणों को देखकर ब्रिटिशर व्यापारियों का मन ललचाया। ये जहाज कहाँ से आ रहा है? खोजबीन शुरू हुई। भारत तक व्यापारी पहुंचे और ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के पास 200 व्यापारियों का समूह पहुंचा। उससे पहले कुछ व्यापारी भारत आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों से वार्तालाप की, बोर्ड ऑफ ट्रेडर से वार्तालाप की और भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार को लाभ का सौदा बताया गया। पुर्तगाल से कालीकट तक 20 मई 1498 अब्दुल माजिद के निर्देशन में पहुंचा। जलमार्ग की खोज ने पूरे विश्व इतिहास में बदलाव किया। ब्रिटिश व्यापारी वर्ग में सबसे पहले 1583 ईस्वी में रॉल्फ फिंच भारत पहुंचा और उसने देखा कि भारत एक कंज्यूमर मार्केट है। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल भारत पहुंचा। अकबर के शासनकाल, मुगल बादशाह महान अकबर के शासनकाल में जॉन मिल्डन हॉल भारत आया और उसने देखा कि भारत की व्यापारिक परिस्थितियां ब्रिटेन के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। इन व्यापारियों के अनुशंसाओं पर लगभग 200 व्यापारियों का एक समूह है तत्कालीन ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से मिला। महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम उस समय ब्रिटेन की सम्राज्ञी थी और सम्राज्ञी से बातचीत करने के बाद तय हुआ कि ब्रिटिश महारानी चार्टर 1600 के तहत, राजलेख 1600 ईस्वी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंद ओशियन में विद द इंडिया, भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान करती है और यह अनुमति पर पत्र चार्टर 1615 यानी कि 15 सालों के लिए दिया गया था। इसको बाद में उससे समय अवधि से पहले रिन्यू करा लिया गया क्योंकि 1603 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट बने और जेम्स प्रथम के 2 महान ब्रिटिश व्यापारी कैप्टन विलियम हॉकिंस और एम्बेसडर सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में भारत आए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक नाम क्या था? What was the official name of English East India Companies? That is the Governor and the Company of the Merchants of London into East Indies. It is the official name of East India Company. नाम बड़ा है दोस्तों, लेकिन औपचारिक नाम है दी गवर्नर एंड दी कंपनी ऑफ दी मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी, जिसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर 1600 ईस्वी के अधीन हुई। इस तरह से ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत में एंट्री मारी और जैसे ही भारत में उनका प्रवेश हुआ, इसी के साथ आने वाले 100 सालों में, 150 सालों में भारत पर साम्राज्य स्थापित करने का इतिहास लिखा गया। चंद व्यापारी जो व्यापार करने के लिए भारत आए थे, उन्होंने भारत की आबो हवा को पहचान कर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इजाद करके बंगाल के नवाबों को आपस में लड़ाकर भारतीय अधिसत्ता पर कब्जा किया, जो बंगाल से पूरे भारत तक फैली। ऐसी थी यूरोपियन शक्ति जिसने तमाम शक्तियों को कमजोर करते हुए, परास्त करते हुए, लाइक डचों की शक्तियां, फ्रांसीसी शक्तियां, पुर्तगाली शक्तियां, यूरोपियन शक्तियों में ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश शक्ति सबसे आगे चली गई।
कैप्टन विलियम हॉकिंस की भारत यात्रा 1608 से 1611 ईस्वी। जब विलियम कैप्टन हॉकिंस व्यापार की अनुमति प्रपत्र प्राप्त करने के लिए भारत आया, उस समय भारत पर शासन था मुगल सम्राट जहांगीर का। 1608 से 1611 तक उसने भारत भ्रमण किया। अप्रैल 1609 ईस्वी में वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। यद्यपि उसे किसी विशेष प्रकार के व्यापार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई, परंतु एक विशिष्ट सम्मान उसे दिया गया मुगल अधिसत्ता के द्वारा। मुगल अधिसत्ता ने उसे तमाम तरह के गहनों से, आभूषणों से, रत्नों से, जवाहरातों से नवाजा, सम्मानित किया। वह जहांगीर के दरबार का वर्णन इस प्रकार करता है जैसे कि आज किसी ईश्वर का वर्णन किया जाए। जहांगीर के दरबार की वो वर्णन करते हुए कहता है कि तलवार की जो मुठ है, जहां से तलवार को पकड़ा जाता है, वह हीरे जवाहरों से नक्काशी की गई है। तलवार की जो खोल है वह पूरी सोने से जड़ी गई है और ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया का वैभव जहांगीर की तलवार में आकर छिप गया है। दूसरे जो जेम्स प्रथम, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एलिजाबेथ के स्थान पर जेम्स प्रथम राजा बन गए हैं और एलिजाबेथ के स्थान पर जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया। 1615 से 1619 ईस्वी तक वो भारत रहा। 1616 ईस्वी में मैं जहांगीर के दरबार में आया। विशिष्ट फरमान तो नहीं, लेकिन आगरा, इलाहाबाद और ऐसे ही कुछ स्थानों पर उसे व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति मिल गई। सर टॉमस रो आंशिक रूप से सफल हुआ। जहांगीर से कुछ फरमान भी लिया, उसे मनसबदार भी मिला। इसके बाद लगभग 100 सालों तक ये व्यापार का खेल, गेम ऑफ ट्रेडर्स, चलता रहा। बड़ी मात्रा में, जैसा कि दादा भाई नौरोजी कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे वयोवृद्ध बुजुर्ग नेता, अनब्रिटिश पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखते हैं, जैसे आज ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, उस समय उन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी की बात कही गई। ऐसा आर्थिक सिद्धांत जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है, आर्थिक निकासी का सिद्धांत, भारत की गंगा नदी से सोखता पानी को एकत्रित करता और उस सोखते से गंगा नदी के पानी को संग्रहित कर लंदन की थेमस नदी के किनारे बरसात होती थी। जैसे बादल जल चक्र के माध्यम से समुद्र से, महासागरों से जल प्राप्त करते हैं और जाकर पहाड़ों पर बरसते हैं, ठीक ऐसे ही भारत से धन और धान्य के बादल भरे जाते थे और वो लंदन में जाकर बरसते थे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश से अकूत मात्रा में फ्री ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से जैसा उनका तरीका हो सकता था, उस हर संभव तरीके से भारत को लूटा गया। भारत के मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया गया। शोषण करने के लिए कुछ डेवलपमेंट और मॉडर्निटी को भी स्थापित किया गया। इसके बाद कहानी होती है पावर गेम के साथ शुरू। शक्ति खेल क्या है? कुछ चंद व्यापारी भारत के शासक कैसे बन बैठे, आइए इसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है 23 जून 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। कोलकाता छावनी से लगभग 57 किलोमीटर दूर 23 जून की इस तारीख को, जो एक महान तारीख है भारतीय इतिहास में, प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ। दोस्तों, बंगाल के नवाब सूबेदार के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में इस युद्ध में बंगाल के नवाब के गद्दारों ने ब्रिटिश हुकूमत का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, रॉबर्ट क्लाइव का, एक बाबू का लिपिक का साथ दिया
और वह बाबू हिंदुस्तान की बादशाहत का बादशाह बन बैठा। रॉबर्ट क्लाइव ने यह पहचाना कि किस तरह राजतंत्र में पारस्परिक झगड़े, परिवारवाद और राजशाही के चलते, पैसों के चलते, लालच के चलते बंगाल की अधिसत्ता को तबाह किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा किया और वो सफल हुए। 1741 ईस्वी से 1756 तक बंगाल पर अलीवर्दी खान का शासन था। अलीवर्दी खान जो 1741 से 1756 तक बंगाल का नवाब था, वह 1741 से पहले बिहार का डिप्टी गवर्नर था। तब बंगाल का शासक था सरफराज खान। 1741 के छोटे से युद्ध में सरफराज खान अलीवर्दी खान के हाथों मारा जाता है। सरफराज खान के स्थान पर अलीवर्दी खान अपनी अधिसत्ता को स्थापित करता है, मुगल सरदार को बड़ी मात्रा में पैसा देता है और मुगल बादशाह उसके अस्तित्व को, अधिसत्ता को अनुमति देता है। 1741 से 1756 तक अलीवर्दी खान ने नेतृत्व किया, लेकिन इसी दरमियान फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है, ब्रिटिशर के बीच और बंगाल के नवाब के बीच कुछ तनातनी हो गई। उसको व्यापारिक स्वरूप में लेकर, बंगाल का नवाब का उसको हथियाने का कब्जा लेकर, और ब्लैक होल ट्रेजडी जैसा सुनने में आया कि लगभग 146 ब्रिटिशर को छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। सफोकेशन के कारण 123 ब्रिटिशर्स मारे गए। आई हैव नो एनी एक्चुअल एविडेंस। 123 लोगों की हत्या के कारण से ब्लैक होल ट्रेजडी कहा जाता है। अंग्रेज व्यापारी इस बात से बहुत असंतुष्ट और नाराज थे। अलीवर्दी खान का दामाद दोहित्र, अलीवर्दी खान की बहन की छोटी बेटी, अलीवर्दी खान की सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला पारस्परिक झगड़े में चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों में सबसे आगे निकला और 1757 इनकी मृत्यु के साथ ही वह बंगाल का नवाब और बंगाल का सूबेदार बन बैठा। इस बात से परिवार के अन्य लोगों में बड़ा ही रोष और असंतोष था। रॉबर्ट क्लाइव ऐसे ही मौके और अवसर की तलाश में था और उसको यह अवसर दिया सिराजुद्दौला की सत्ता ने और अलीवर्दी खान की बहन के पति मीर जाफर के लालच में। अलीवर्दी खान का बहनोई था मीर जाफर। मीर जाफर अधिसत्ता प्राप्त करना चाहता था। मीर जाफर के मन में लालच था कि क्यों अलीवर्दी खान की कुर्सी पर उसको नहीं बैठाया गया बजाय सिराजुद्दौला की। ब्रिटिश व्यापारी रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक बाबू था, जो कही जाती हिंदुस्तान की कहावत, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, हिंदुस्तान का बाबू ऐसा हाबू है जिसको कोई न कर सका आज तक काबू। आज तक उसे कोई काबू नहीं कर सका है। इस बाबू और लिपिक क्लर्क ने मीर जाफर के साथ मिलकर, बैंकर जगत सेठ के साथ मिलकर, व्यापारी ओमीचंद के साथ मिलकर, रसूखदार राय दुर्लभ जी के साथ मिलकर, राय बल्लभ जी के साथ मिलकर और उसके पुत्र कृष्णदास जो कि लालची था, उन सब के साथ मिलकर मीर जाफर, जगत सेठ, ओमीचंद, राय दुर्लभ जी, राय बल्लभ और कृष्णदास तथा रॉबर्ट क्लाइव सब ने कंस्पिरेसी को डिजाइन किया, षड्यंत्र को डिजाइन किया। एन वक्त पर मीर जाफर जो सेनापति था वह पलटी मार गया, बदल गया और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला को युद्ध के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरान के कहने पर सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया। सिराजुद्दौला का इतिहास खत्म हो गया। प्लासी के युद्ध के साथ ही सिराजुद्दौला मारा गया। मीर जाफर सत्ता का दावेदार बन बैठा, वह बंगाल का नवाब बन बैठा और
वह बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। अंग्रेजों के इशारे के अनुसार वह शासन करने लगा, परंतु थोड़े ही दिनों में फ्रस्ट्रेशन हो गया, वह चिंतित हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। और इसी दरमियान 1760 ईस्वी में मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदों के साथ ट्रीटी की संधि की और मीर जाफर की अधिसत्ता को चैलेंज किया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को निष्कासित करके, पदस्थापित करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने मीर जाफर के बेटे मीरान को भी मार डाला। मीर कासिम ने, जो कि मीर जाफर का दामाद था, मीर जाफर के बेटे को मार डाला। आप देख सकते हो अधिसत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, राजपद के लिए आंतरिक कलह कितना गहरा था। मीर कासिम भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और 1763 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच बात बिगड़ गई। दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों को लेकर बात बिगड़ गई, रेवेन्यू को लेकर बात बिगड़ गई और मीर कासिम को फिर से लात मारी गई, धक्का मारा गया और मीर जाफर को बंगाल की अधिसत्ता पर पुनः स्थापित कर दिया गया। किस तरह से मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर से मीर जाफर और एक नवीन युद्ध की शुरुआत, 1764 का आगमन। तो आइए बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। मीर कासिम सिराजुद्दौला अवध का नवाब। मीर कासिम बंगाल का निष्कासित, पदच्युत और धक्के मारकर बाहर निकाला गया मीर कासिम, धोखेबाज मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली पर नाम मात्र की अधिसत्ता के रूप में बैठे रहने वाला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर ब्रिटिश कंपनी की अधिसत्ता को चैलेंज किया। और दोस्तों, यह वह युद्ध था जिसको ब्रिटिश कंपनी के इतिहास में निर्णायक युद्ध कहा जाता है, जिसने ब्रिटिश अधिसत्ता की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। मीर कासिम बंगाल का निष्कासित नवाब, सिराजुद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय दिल्ली का नाम मात्र का मुगल बादशाह। 22-23 अक्टूबर 1764 की इस युद्ध भूमि में सर मेजर हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश सेनाओं का संचालन किया और इन ब्रिटिश सेनाओं के संचालन मुनरो के नेतृत्व में उन्हें विजय हासिल हुई और तीनों राजाओं को मुंह की खानी पड़ी। बक्सर के युद्ध ने एक नया इतिहास लिख दिया। वर्तमान बिहार के बक्सर जिले का स्थान बक्सर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल पर ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हो गई। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का फिर से गवर्नर बना और उसने द्वैत शासन और तमाम तरह की ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन और संगठनों को, व्यवस्थाओं को स्थापित किया। बंगाल से शुरू होने वाली ब्रिटिश कंपनी की आधिपत्य की ये शाखा, इसकी पताका बंगाल से बंगाल, बिहार, उड़ीसा होते हुए पूरे भारतवर्ष में लहराई और इसे कंपनी स्टेट के नाम से जाना गया। जॉन की पुस्तक दी कंपनी स्टेट, कंपनी का राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत, कंपनी भारत के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारियों की कंपनी थी। उस कंपनी ने किस तरह से भारत में ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से एंट्री की और इस व्यापार को उसने शक्ति के खेल में बदल दिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट करके, डुप्लीकेट सब्सिडायरी सिस्टम को अडॉप्ट करके, सहायक संधि को अडॉप्ट करके, तमाम तरह की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अडॉप्ट करके इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और 1757 प्लासी के युद्ध से 1857 की पहली भारतीय स्वाधीनता संग्राम की घटना अथवा सैन्य विद्रोह, ऐसे सेन ने जिसे फर्स्ट नेशनल रिवॉल्ट ऑफ इंडिया कहा है,
पहला स्वाधीनता संग्राम कहा है जिसकी धधकती ज्वाला और अंगारों के नीचे, उस राख के ढेर के नीचे जो अंगारे धधक रहे थे, उन्हीं की बदौलत भारत को आज़ादी मिली। 1857 के संग्राम के साथ ही, समाप्ति के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शासन शुरू हो गया। नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1919 राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद 1920 से 1947 महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। धन्यवाद। थैंक यू।